हेलो साथियों, स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पीडी मैथ स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक खास चीज़ है। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तो आज मैं सोचा कि आपके लिए कुछ खास चीज़ें लेकर आऊं। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं CGPSC प्री 2020 में पूछे गए सभी क्वेश्चंस के आंसर जो रीजनिंग से पूछे गए थे। तो दोस्तों, ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए, आगामी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप अगले एग्जाम के लिए एकदम प्रिपेयर रहें। तो चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आप सभी को पल पल के अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। ये ऐसे क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आते हैं, तो इसको समझिएगा। ये क्वेश्चन जो है आपके रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन से लिया गया है। चलिए समझते हैं। रवि श्वेता का भाई है। ध्यान समझिएगा, जो पुरुष प्रजाति का होगा उसको डिब्बे में, और महिला प्रजाति का होगा उसको हम सर्कल में घेर रखेंगे। रवि श्वेता का भाई है। ध्यान समझिए, रवि नामक व्यक्ति श्वेता का क्या है? भाई है। श्वेता का भाई है कौन? रवि। तो इसको डिब्बा में घेर दिया हमने, ठीक है। अब सेम जनरेशन वाले को एक ही लाइन में, और ऊपर जनरेशन होगा उसको ऊपर, नीचे जनरेशन होगा नीचे, ठीक है। देखिए, रवि श्वेता का भाई है, भाई हो गया। आगे बोलता है ज्योति नीलम की बहन है। ज्योति जो है नीलम की क्या है? बहन है, नीलम की, ठीक है। ज्योति जो है नीलम की क्या है? बहन। तो ज्योति नीलम की बहन है, ओके। नीलम की बहन है कौन? ज्योति। तो ये ज्योति का जेंडर भी फाइंड आउट हो गया। आगे प्रश्न ने लिखा श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। श्वेता, ध्यान समझिएगा, रोहित के पिता किसके पिता? रोहित के पिता। अब यहां पर देखिए, श्वेता जो है रोहित के पिता की पुत्री है। तो रोहित के पिता कौन है जी? देखिए, श्वेता रोहित के पिता की पुत्री है। इन द सेंस श्वेता का एक भाई और है रोहित, ठीक है। रोहित, ध्यान समझिएगा, श्वेता रोहित के पिता, अब रोहित का कोई एक पिता होगा यहां पर। श्वेता रोहित के पिता, तो रोहित का पिता हो गया, की पुत्री है। मतलब श्वेता और रोहित आपस में क्या होंगे? भाई बहन होंगे। यहां तक क्लियर हुआ? आगे प्रश्न लिखता है कि नीलम सुभाष की पुत्री है। नीलम जो है किसकी पुत्री है? सुभाष की पुत्री है। सुभाष ऊपर जनरेशन में आएगा ना भाई। सुभाष की कौन पुत्री है? नीलम। तो देखिए, सुभाष जो है नीलम, नीलम का क्या होगा? पिता हो जाएगा, क्योंकि वो ऊपर जनरेशन में रहा है, ठीक। आगे प्रश्न ने लिखता है ज्योति रवि की माँ है। ज्योति जो है, ये ज्योति किसकी माँ है? रवि की माँ है। तो रवि की माँ कौन हो जाएगी? ज्योति। अब देखिए, दोनों पक्ष में, इस डायग्राम में उस डायग्राम में क्या हो गया? संबंध हो गया। तो उस संबंध को हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। चलिए, रोहित, रवि की माँ कौन है? ज्योति, ठीक है। आगे प्रश्न ने लिखा ज्योति रवि की माँ है, ठीक है, यहाँ तक। अब देखिए, ज्योति जैसे ही माँ हुई रवि की, तो ज्योति की बहन कौन है? नीलम। तो ये नीलम हो जाएगा यहाँ पर, ओके। और नीलम का पिता कौन है? सुभाष। तो यहाँ पर सुभाष हो जाएगा। यहां तक क्लियर? ये पिता हो गया, ये उसकी पुत्री हो गई, क्लियर। अब आगे पढ़ते हैं, क्या लिखता है? महेश नीलम की एकमात्र बहन का पति है। नीलम की एकमात्र बहन कौन है? ज्योति। उसका पति कौन है? महेश। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रवि की माँ ज्योति और रोहित का पिता यहाँ पर है। याद ध्यान रखिएगा, रोहित, रवि और श्वेता तीनों आपस में क्या है? भाई बहन है। इसका मतलब है यहाँ पर जो पिता लिखे हैं रोहित का, वही क्या होगा? ज्योति का पति होगा। और इसका नाम क्या है? महेश। क्या नाम है इसका? महेश। तो इसको डिब्बा में घेर रखेंगे क्योंकि वो पुरुष प्रजाति का है। तो ये हो जाएगा महेश। यहां तक क्लियर हुआ? इनका शादी हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस चिन्ह, क्लियर। आगे बोलता है रोहित का सुभाष से क्या संबंध है? रोहित, यहाँ पर है रोहित, उसका सुभाष से, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, उत्तर देते समय जहां से लिखा होगा वहीं से आंसर देना है। तो सुभाष से कौन? रोहित। सुभाष से कौन? रोहित। क्या संबंध है? ये वाला डायग्राम का कोई काम नहीं है क्योंकि यहाँ पर आ चुका है, क्लियर। तो सुभाष से कौन? रोहित। ध्यान समझिएगा, सुभाष की पुत्री कौन? ज्योति। ज्योति का पिता, ज्योति का पति कौन? महेश। ध्यान समझिएगा, सुभाष का दामाद हो गया महेश, क्लियर है। यह सुभाष की बेटी ज्योति है। अब देखिए, अपनी बेटी के बेटे को हम क्या कहेंगे? अपनी बेटी का ये बेटा हुआ ना रोहित, तो अपनी बेटी के बेटे को हम क्या कहेंगे? पौत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? पौत्र कहेंगे, जिसको नाती बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? नाती बोलते हैं हम लोग। देखिए, पौत्र ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है जो आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चंस सॉल्व होगा। आई होप आपको भी समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग से लिया गया है। यदि किसी खास कोड भाषा में आर्मी को 5906512 लिखा जाता है तो नेवी के लिए उस भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो देखिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे अगर प्रश्न पूछता है तो आपको सबसे पहले दिए गए लेटर का इंग्लिश अल्फाबेट का न्यूमेरिकल वैल्यू पता होना चाहिए। ठीक है, आइए समझते हैं उसको। ARMY एक हिंट दिया है, दूसरे को आपको उसके अनुसार क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आपको दिया है आर्मी के लिए हिंट, क्या हिंट दिया है कि 59065125। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आर्मी का ए का लेटर कौन से क्रमांक का है, एक आर 18 नंबर पे आता है, एम जो है आपके 13 नंबर पे आता है और वाई जो है वो 25 नंबर पे आता है। इसका कोडिंग 5, 90, 65, 125 से किया गया है। इसका मतलब क्या है आप समझ पा रहे होंगे, मतलब एक का गुणा हमने 5 बार कर दिया तो 1 पंचे 5, यहाँ पहला लेटर का 5 लिख दिया गया। ध्यान से समझिएगा। दूसरा 18 है, 18 का गुणा हमने 5 से किया तो 18 पंचे 90 लिख दिया गया यहाँ पर। आ रही बात समझ में। वैसे तीसरा लेटर है 13, 13 का गुणा हमने फिर पुनः 5 से कर दिया, ये हो गया 65। तो वैसे ही 25 का गुणा हमने 5 से किया तो टोटल 125 मिला अपने को। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको कोडिंग किया गया है। दैट मीन्स जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम है उसका 5 से गुणा करके उसको कोड किया गया है। बात समझ में आ रही है। तो नेवी के लिए चलिए निकालते हैं, NAVY नेवी। तो नेवी के लिए एन का क्रमांक कितना होता है सबसे पहले आपको जानना जरूरी है। तो एन का क्रमांक होता है 14, ए का क्रमांक 1, भी का क्रमांक होगा आपका 22 और वाई का क्रमांक होगा 25। ठीक है, तो देखिए 14 5 से गुणा हो रहा है, 14 पंचे 70, 14 पंचे 70, यहां तक क्लियर। एक है, 1 पंचे 5 तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, आगे लिखता है 22, वी के लिए 22, तो 22 पंचे 110 तो 110। ध्यान समझिएगा, एक एक लेटर का हमने यहाँ पर अलग से रखा है। और 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 125। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर होगा 70, 5, 110, 125। कौन सा ऑप्शन में नजर आ रहा है आइए देखते हैं। 70, 5, 110, 130 आ गया है ना। 70, 5, 110, 125, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसका आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आइए, थर्ड जो क्वेश्चन है आपके न्याय वाले चैप्टर से लिया गया है। इसमें कथन दिया है, निष्कर्ष दिया है। निष्कर्ष में आपको कौन कौन सही है कौन गलत है इसको छांटना होता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए रहे होंगे, 1 सही, 2 सही या तीनों सही या 1 और 2 सही या 2 और 3 सही, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन बना होता है। आइए समझते हैं कि कौन सा हो सकता है इसका आंसर। पहला कथन बोलता है सभी पुरस्कार पदक होते हैं। तो देखिए कथन को देखकर हमको यहाँ पर डायग्राम बनाना होता है और डायग्राम जो बनाए हैं वहां से अपने को निष्कर्ष निकालना होता है। आइए समझते हैं। सभी पुरस्कार पदक होते हैं, तो सभी के सभी पुरस्कार जो है वो क्या है, पदक है। तो ये पदक जो है सर्कल में होगा ऐसा। तो सभी के सभी पुरस्कार पदक उसको पूरा सर्कल से घेर लेगा। तो सभी पुरस्कार पदक है। आगे बोलता है कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, कुछ पुरस्कार है ना, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है। तो कुछ का डायग्राम इस प्रकार से होगा, तो प्रमाण पत्र होगा, प्रमाण पत्र। तो देखिए कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र है, अर्थात प्रमाण पत्र का कुछ हिस्सा पुरस्कार में है और पुरस्कार का सभी क्या है, पदक है। ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से इसको डिनोट कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि इसका प्रमाण पत्र था। अगर हम इसको इंक्लूड करना चाहें तो ये जो कुछ पुरस्कार है वो यहां पर आएगा। ठीक है ना। आइए इसके माध्यम से या इन दोनों डायग्राम के माध्यम से हम इसको समझते हैं। कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार होते हैं, तो कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार इस डायग्राम से तो स्पष्ट हो रहा है, सही है ना। तो ये पहला वाला जो होगा वो सही होगा। क्लियर। आगे बोलता है कुछ पदक पुरस्कार होते हैं। कुछ पदक, ये वाला डायग्राम देखो। अच्छा, इसको मैं अभी यहाँ पर नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। इसको अलग अलग हम रखते हैं, ये अलग वो अलग, दोनों लाइन का अलग अलग ऐसा कर सकते थे, है ना अपन। ठीक, देखिए कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है। इस डायग्राम से देखिए कुछ प्रमाण पत्र पुरस्कार है, राइट हो रहा है। सेकेंड नंबर, कुछ पदक पुरस्कार होते हैं। कुछ पदक जो है पुरस्कार होते हैं, ऊपर से नीचे कुछ लगाकर सब सही होता है।
ये हो जाएगा सेकंड नंबर। कुछ पदक पुरस्कार होते हैं, ठीक। कुछ प्रमाण पत्र पदक होते हैं। देखिए कुछ प्रमाण पत्र पदक, देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र, देखिए कुछ प्रमाण पत्र, यहाँ पर प्रमाण पत्र है और यहाँ पर पदक है। उसका संबंध दोनों डायग्राम से इंडिविजुअली देखें तो नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए पुरस्कार के माध्यम से प्रमाण पत्र का पदक से क्या हो रहा है, संबंध हो रहा है। इसीलिए हमने तीसरा डायग्राम यहाँ पर अंदर में बना दिया था ऐसा। अब दोनों को हम मिला सकते हैं अगर चाहे तो, ठीक। तो ये प्रमाण पत्र जो होगा वो ऐसा दिखेगा, कुछ पुरस्कार के साथ। ध्यान समझिएगा, ये तीसरा वाला सही है कि गलत। कुछ प्रमाण पत्र पदक है, कुछ प्रमाण पत्र क्या है, पदक है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, कुछ प्रमाण पत्र पूछ रहा है, कुछ प्रमाण पत्र पदक है, तो ध्यान से समझिए यहाँ पर तो पुरस्कार जो है प्रमाण पत्र का कुछ हिस्सा लेकर रखा है, ठीक। तो इसको अगर हम देखें कुछ पुरस्कार, देखिए ध्यान समझिए, कुछ पुरस्कार प्रमाण पत्र के अंतर्गत है, ठीक। और जितने भी पुरस्कार हैं वो सब के सब क्या है, पदक है। तो जो पुरस्कार यहाँ पर प्रमाण पत्र है वो वाला हिस्सा भी क्या होगा, पदक में जाएगा। अब ये कुछ हिस्सा है कि पूरा है, कुछ है, तो कुछ आपके प्रमाण पत्र पदक भी कहलाएंगे। अर्थात तीनों जो निष्कर्ष है वो आपका क्या होगा, सही होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए लिया गया है, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस को आप ध्यान से समझिए, डायग्राम बनाकर समझिए। ओके, चलिए अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। चलिए सेम क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। सभी कुत्ते शेर होते हैं, ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है क्योंकि इसमें नहीं वाले भी बात हुई है। आइए समझते हैं ना इसको। सभी कुत्ते शेर होते हैं, तो जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, शेर होते हैं, ठीक है। ये हो गया शेर। आगे प्रश्न ने बोला है कि कोई हाथी शेर नहीं है, तो हाथी का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस प्रकार बनेगा। कोई हाथी शेर नहीं है, ठीक है ना, कोई हाथी शेर नहीं है, तो हाथी और शेर का कोई संबंध नहीं है। क्लियर है ना, आइए समझते हैं। कोई कुत्ता हाथी नहीं है, ध्यान समझिएगा, हाथी और शेर का कोई संबंध नहीं है, मतलब कोई कुत्ता हाथी भी नहीं होगा। अगर कोई कुत्ता हाथी हुआ तो वो कुत्ता शेर में गिन जाएगा, क्योंकि सभी कुत्ते क्या है, शेर में है, ठीक है ना, सभी कुत्ते क्या है, शेर में। इसीलिए ध्यान समझिएगा, यहां पर प्रश्न ने लिखा है कोई कुत्ता हाथी नहीं है। ध्यान समझिए, कोई कुत्ता हाथी नहीं है, तो जी हाँ कोई कुत्ता हाथी नहीं है। अगर कोई कुत्ता हाथी हो जाएगा तो सबके सब शेर में गिना जाएगा। और प्रश्न में कथन में लिखा है कोई हाथी शेर नहीं होता, इसीलिए प्रश्न में पहला नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई बातें? एक बार फिर समझिए अगर समझ नहीं आ रहा हो तो। ध्यान समझिए, कथन में कहा है कोई हाथी शेर नहीं है, कोई हाथी शेर नहीं है, हाथी और शेर का कोई संबंध नहीं किसी भी तरीके से। प्रश्न ने निष्कर्ष ने पहले लिखा कोई कुत्ता हाथी नहीं होता। अगर हाथी होता बोल देता तो ये निष्कर्ष गलत हो जाता। क्लियर? क्यों? क्योंकि ध्यान से समझिए, कोई कुत्ता हाथी होता अगर बोलता तो हाथी का कुछ भाग कुत्ते में आता, और जितने भी कुत्ते हैं वो सब के सब क्या है, शेर होते हैं। प्रश्न ने आगे कहा है कोई हाथी शेर नहीं होता, तो शेर हो जाएंगे हाथी लोग, इसीलिए यहां पर अगर नहीं होता तो ये गलत होता, अगर नहीं है तो यहां पर ये क्या है, सही है। अर्थात कोई का कोई हाथी कुत्ता नहीं होना चाहिए, अगर हो गया तो वो शेर हो जाएगा, जबकि प्रश्न ने कहा है कोई हाथी शेर नहीं होता। यहां तक क्लियर? तो पहला निष्कर्ष जो है वो हमारा सही होगा। क्लियर? सेकंड में कोई शेर कुत्ता नहीं होता, कोई शेर कुत्ता नहीं होता, कोई शेर कुत्ता नहीं होता इन द सेंस यहां पर तो है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ शेर कुत्ते हैं, यहाँ पर कुछ शेर क्या है, कुत्ते हैं, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कोई शेर कुत्ता नहीं है, जबकि है। ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। कुछ हाथी कुत्ते होते हैं, कुछ हाथी कुत्ते होते हैं, हो ही नहीं सकते, अगर हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, शेर में गिना जाएगा, इसीलिए ये 2 नंबर भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर आपका जो भी दिया रहा होगा उसमें केवल एक निष्कर्ष सही होगा, ये लिखा रहा हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, 4 विकल्प में से एक अन्य 3 से अलग है, उस अलग विकल्प को चयन कीजिए। हाथी, बैल, बाघ और चमगादड़। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको समझना है कि क्या होगा इसका आंसर। तो हाथी, बैल और चमगादड़ ये तीनों जो हैं आपके किसमें आते हैं, स्तनपायी में आते हैं, स्तनपायी में आते हैं। ठीक है, अब 3 एक जैसे हैं और एक जो है वो अलग है तीनों से, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बाज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को जल्दी से देखते हैं। चलिए
देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन तय है, तो इस चैप्टर को आप पढ़ के जरूर जाइएगा। इस चैप्टर का नाम है श्रृंखला। यहाँ से क्वेश्चन सभी एग्जाम में आएंगे, तो इसको बिल्कुल भी छोड़िए नहीं। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाली संख्या को चुनिए। ध्यान समझिएगा, 24, 25, 29, 56 और क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहला नियम होता है कि दो पदों के बीच का डिफरेंस हमको देखना होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर डिफरेंस है 1 का, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है 4 का, उसके बाद यहाँ पर डिफरेंस है, ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पर 56 में 29 को घटाएंगे तो हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 2। 27 का डिफरेंस है, 1 है, 4 है, 27 है। तो अगला डिफरेंस क्या होना चाहिए कि जो आंसर है वो आ जाए। तो क्या यहाँ पर कोई क्लू लग रहा है? जी हाँ, बिल्कुल क्लू दिख रहा है। आइए समझते हैं कि यहाँ पर 1 को हम 1 का वर्ग लिख सकते हैं, 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, 27 को 3 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 1 2 3, सॉरी यहाँ पर 1 का 1 लिखेंगे। 1 है तो 1 का पावर 1, 2 है तो 2 का पावर 2, 3 है तो 3 का पावर 3। तो अगला जो होगा वो 4 होगा, और 4 का पावर कितना होगा? 4 होगा। तो 4 का पावर 4 किसके बराबर होगा? तो 4 का पावर 4, आइए हम बताते हैं आपको। 4 का पावर 4, 4 का पावर 4 किसके बराबर होगा? 256 के बराबर होगा। तो 256 आपका ऐड होगा और इसमें 56 के साथ, तो 256 के साथ ऐड होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा? आपका 312। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क था उस स्थान पर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 312 आ जाएगा। आई होप आपको ऑप्शन नंबर डी दिख रहा होगा और पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आइए अगला क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में लिखा गया था कि निम्नलिखित 3 एक समान है, जिसमें एक अलग है, उसका आंसर आपको छांटना है। ठीक है, तो देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग से है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अलग कौन है चारों ऑप्शन में, उनको आपको छांट कर निकालना है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। CXIR LNJQ EVGT HSKP, तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला दिया गया है, तो इसका आपको 2-3 चीज याद करना जरूरी है। पहला आपका इसका अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम, दूसरा अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा विपरीत कौन होता है। तो आइए उस विपरीत के माध्यम से यहाँ पर ऑप्शन आपको बनाया गया है। तो देखिए C का उल्टा X, C का उल्टा क्या है? X। वैसे ही I का उल्टा R। यहां तक बातें क्लियर हुई? देखिए इसमें यहां पर देखिए H का उल्टा S और K का उल्टा P। ओके, वैसे ही E का उल्टा यहां पर V होगा और G का उल्टा होगा T। ठीक है, सब एक दूसरे के क्या है? उल्टा रखा गया है। तो देखिए L का उल्टा क्या होता है? L का उल्टा O होता है, जबकि यहां पर लिखा क्या है? N, इसीलिए ये उल्टा नहीं है। ठीक है, वैसे ही J का उल्टा जोकर की क्या होती है? रानी होती जरूर है। ठीक है, ये वाला पेयर सही है, लेकिन ये वाला पेयर गलत है, इसीलिए ये क्या हो गया? बाकी तीनों से डिफरेंस, क्योंकि सभी के सभी क्या है? सभी का क्या है? यहाँ पर पेयर अपोजिट वाले के लिए बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर आपका पेयर अपोजिट वाला नहीं बना है, इसीलिए ये बी जो है वो तीनों से ए, सी और डी से अलग हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको क्या आएगा? ये क्वेश्चन पूछा है, फिर वो आपका क्या आ गया? इंग्लिश अल्फाबेट का श्रृंखला आ गया। ठीक है, तो देखिए ELV JHY ODB TZE, तो अगला क्या आएगा उसको आपको पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैंने बताया, जब भी आपको अंग्रेजी वर्णमाला वाला अंग्रेजी अक्षर वाले जब भी प्रश्न आएंगे, आपको सबसे पहला क्या करना है? यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम डिसाइड करना है, उसके अनुसार हम क्या करेंगे? काम करेंगे। तो ई का क्रमांक होगा आपका 5, एल का होगा 12, वी का होगा 22, वैसे ही जे का क्रमांक होगा 10, एच का होगा आपका 8 और वाई का होगा 25, ओ का क्रमांक होगा आपका 15, डी का क्रमांक होगा 4, बी का क्रमांक होगा 2। आगे बढ़ेंगे तो टी का क्रमांक होगा आपका 20 और जेड का क्रमांक होगा 26 और ई का क्रमांक होगा आपका 5। ठीक, आइए समझते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। तो पहला लेटर को सबका देखते हैं क्या मिलता है। पहले लेटर को देखने पर अपने को क्या मिला? 5, 10, 15, 20, तो अगला क्या आएगा? 25। अब 25 में कौन आता है? वाई। तो यहाँ पर आप चतुराई कर सकते हैं। अगर ऑप्शन में केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जो वाई से शुरू हो रहा है,
तो y का आंसर लगा के आगे बढ़ जाइए। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा इनमें से कोई नहीं अगर लिखा होगा तो पूरा को पूरा निकालना होगा। क्लियर? देखिए आगे बढ़ते हैं। 12 में कितना कम हुआ? -4। यहाँ पर +5 हो रहा था ना, अब -4 हुआ। अब 8 में -4 हुआ, 8 में क्या हुआ? -4। देखिए अब 4 में -4 हुआ तो क्या आएगा? 4 में -4 होगा तो -1 आएगा। अब देखिए हमारे पास -1 वाला तो कोई अल्फाबेट होता नहीं है, लेकिन हम उल्टा अगर अल्फाबेट को देखें तो जेड आएगा। ए के बाद कौन आएगा? जेड आएगा, इसीलिए यहाँ पर जेड को कोट किया गया है। अब 26 में फिर 4 कम होगा तो ये आएगा 22। क्या आएगा? 22। और 22 हमारा होगा V। यहां तक चीजें क्लियर हो रही? बहुत आसान है, बस एक बार आप समझ लीजिए इसको। आइए अगला देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। तो देखिए 22 में 3 प्लस हुआ, 22 में 3 प्लस 25, फिर 25 में +3 करेंगे तो 26, 27, 28 नंबर का हमारे पास अल्फाबेट नहीं होता, लेकिन 26 के बाद 1 और 2 आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। ये हो जाएगा +3 2, अर्थात B आएगा, है ना। उसके बाद आएगा आपका +3, फिर करेंगे तो आपका क्या आएगा? 5, ये वाला। अब इसमें +3 करेंगे तो आपका अगला क्या आएगा? अगला लेटर हमारा अगला 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8, और 8 का क्रमांक किसके लिए यूज करते हैं? H के लिए। तो जो ऑप्शन YVH दिखा रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी आसानी से समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में हरदम देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करके जरूर रखें। चलिए अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान समझिएगा। ये क्वेश्चन आपके घन घनाभ से लिया गया है, जिसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो। घन के लिए पूरा विशेष कर हमने टॉपिक बना दिया है, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखे होंगे घन का टॉपिक तो वहां से जाकर आप देख सकते हैं। चलिए इसको समझते हैं। सभी ओर से लाल एक बड़े घन को 27 एक समान छोटे घनों में काटा गया है। एक बड़ा सा है, ठीक है, उसको 27 समान छोटे घन में काटा गया। सिर्फ 2 ओर से रंगीन छोटे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए। सिर्फ कितने ओर से? 2 ओर से। ध्यान से समझिएगा, इसके लिए हमने पूरा चीज आपको डिफाइन कर चुका है। इसका पूरा स्पेशली टॉपिक बनाया गया है घन करके, उसमें सभी चीजों को बताया गया है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए n का वैल्यू क्या होगा? n का क्यूब बराबर, अर्थात भुजक की संख्या, n मतलब भुजक की संख्या, n बराबर क्या होगा? भुजक की संख्या, भुजक का मान लिखते हैं, ठीक। तो n क्यूब बराबर दिया 27। छोटे छोटे घनों की कुल संख्या n क्यूब कहलाता है। छोटे छोटे घनों की कुल संख्या क्या कहलाता है? n क्यूब। और n क्यूब का मान दिया है 27, पूरा एक छोटे छोटे घन में काट दिया गया, अर्थात n का मान आपको क्या आया? n का मान आया यहाँ पर 3, क्योंकि 27 को हम 3 का पावर 3 लिखेंगे तो n का मान आपका क्या आएगा? 3 आएगा। अर्थात भुजा का जो मान है बड़े घन का, बड़े घन की भुजा की जो मान है वो आएगा हमारा 3। यहाँ तक क्लियर? अब इसका प्रयोग करके हम निकालेंगे क्या क्या कहा है? 2 ओर से रंगीन, तो इसको बोलेंगे 2 फलक रंगीन घनों की संख्या। 2 फलक रंगीन घनों की संख्या, 2 फलक रंगीन घनों की संख्या का जो फार्मूला होता है वो होगा n-2, और सामने होगा, ध्यान रखिएगा, 2 फलक रंगीन घन कहां पर बनता है? हमने सब चीज समझाया है। ये हो जाएगा आपका 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए ना समझिएगा, 12 n-2, n का मान आया 3 - 2, तो 12 गुणा 1, अर्थात फाइनल आंसर आपका आएगा 12। दोनों ओर से रंगीन छोटे छोटे घनों की जो संख्या होगी वो हो जाएगी हमारी 12, ऑप्शन नंबर सी। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर इसका फार्मूला जानना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसका वीडियो पूरा देख सकते हैं, डिटेल के साथ आपको समझाया गया। चलिए देखिए, ये पासा का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। देखिए अल्फा बीटा गामा, कई लोग तो इसका चिन्ह भी नहीं जानते होंगे क्या होता है। चलिए मैं चिन्ह को पहले समझा देता हूँ। ये है आपका गामा का, किसका है? गामा, वाई टाइप का लिखा जाता है। ये बीटा और ये अल्फा, ठीक है। ये है फाई, क्लियर है ना? ये है फाई, ये थीटा, इसको जानते हो। ये डेल्टा, क्या है? डेल्टा का चिन्ह है। तो आइए इसको हम समझते हैं कि पासा का एक प्रश्न पूछा है, अल्फा चिन्ह के विपरीत में कौन आएगा। तो इनको हम समझते हैं, जो हम नियम पढ़े हुए हैं पासा का उसको, ठीक है। तो दो चित्र को देखकर हम समझेंगे। यहाँ पर देखिए गामा बीटा अल्फा, बीटा अल्फा और फाई। तो यहाँ इन दोनों चित्र से हमने क्या पाया? 2 फलक समान पाया, अल्फा बीटा अल्फा बीटा। तो यहाँ पर जो गामा है
उसका अपोजिट हो जाएगा फाई, या फाई का अपोजिट हो जाएगा गामा। एक चीज यहां से फाइंड आउट हो गई, लेकिन अपने को अल्फा का अपोजिट पूछा है, कोई बात नहीं, पहला फाइंड आउट हो गया। देखिए कोई भी पासा में आपके 3 विपरीत फलक होंगे एक दूसरे के, क्योंकि टोटल 6 फलक होते हैं, तो 3 तो क्या होगा, एक दूसरे का विपरीत होगा। तो एक विपरीत हमने फाइंड आउट किया पहले डायग्राम से। आइए समझते हैं दूसरा डायग्राम में। यहां पर देखिए दूसरा और तीसरे डायग्राम से, यहां पर देखिए अल्फा बीटा और फाई, यहां पर दिखा है अल्फा फाई और थीटा। तो यहां पर अल्फा फाई दो फलक समान हो गए, तो तीसरा आपका थीटा बीटा के क्या होगा, अपोजिट होगा, या बीटा के अपोजिट कौन होगा, थीटा होगा। तो ये दूसरा हमने फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए टोटल 6 नाम ही होंगे, गामा, फाई, थीटा, बीटा। तो अल्फा जो मिला उसका अपोजिट एक नाम और खोजिए। देखिए क्या नाम दिया है, एक नाम और दिया है डेल्टा। उसको फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमने 2 विपरीत फलक फाइंड आउट कर लिए तो बचे खुचे जो फलक होंगे वो एक दूसरे के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। तो ये डेल्टा का विपरीत अल्फा और अल्फा का विपरीत डेल्टा, प्रश्न ने पूछा है अल्फा का विपरीत डेल्टा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा। देखिए साथियों, यहाँ पर क्वेश्चन लिखता है हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के संबंध में 960 व्यक्तियों के ज्ञान के सर्वेक्षण का परिणाम नीचे दिया गया है, मतलब यहाँ पर डायग्राम में। आगे प्रश्न ने पूछा 3 भाषाओं को जानने वालों का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में जो भी दिया होगा, चलिए लिख देते हैं ऑप्शन में जो दिया है ABCD इस प्रकार से। प्रश्न ने पूछा 3 भाषाओं को जानने वालों का संस्कृत न जानने वालों के साथ अनुपात। तो ध्यान दीजिएगा 3 भाषाओं को जानने वाला कौन है, 3 भाषाओं को जानने वाला है 60। तो ये हो जाएगा, देखिए 3 भाषाओं को जानने वालों का संस्कृत न जानने वाले के साथ अनुपात। तो 3 भाषाओं को जानने वाला है 60। संस्कृत कितने लोग नहीं जानते, ध्यान समझिएगा, 210, 120, 60 और 110 इतने लोग संस्कृत जानते हैं, क्योंकि संस्कृत बोला है। देखिए 60, 110, 170 और 80, क्योंकि एस संस्कृत से डिनोट हुआ है ना। तो संस्कृत जानने वाले इतने लोग हैं, टोटल कितने लोग हैं, 170, 80, 60 और 110। तो टोटल संस्कृत जानने वाले कितने हो गए उसको हम काउंट कर लेते हैं। 8 6 14 और 110 आपका हो जाएगा 250 और 170 आपका हो जाएगा 350 और 420। कितने लोग हैं, 420 लोग हैं जो संस्कृत जानते हैं। कितने में, 960 में। तो 960 में 420 लोग जानते हैं संस्कृत, अर्थात इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 540। ठीक है, तो संस्कृत तीनों भाषाओं को जानने वाला 60 और संस्कृत ना जानने वालों की संख्या 540 का जो अनुपात होगा वो हो जाएगा 1/9। यहाँ का क्लियर, 6 कम 6 6 नहीं 54, तो 1/9 ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। चलिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर एक एग्जाम में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप बिल्कुल भी नकारिए नहीं। इस सभी के जो रूल्स रेगुलेशन है उनको पढ़ के जरूर जाइए। ठीक है, इसके लिए भी वीडियो आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। आइए समझते हैं, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये आकृति दिया गया है, इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको पूछ रहा है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको कहाँ से काउंट करना है। देखिए यहाँ पर आपको, मैं जो हाथ से पेन चला रहा हूँ, देखिए इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर एक और ये और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा होगा हल्का लाइट ब्लू के साथ, उसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है। तो इसमें त्रिभुजों की जो संख्या है वो हो जाएगा 16। आपको इसके लिए भी तरीका बताया गया है। तो जब भी कभी इस प्रकार का डायग्राम बनता है, कोई भी चतुर्भुज में दोनों विकर्ण रेखा और आपके दोनों मध्य बिंदुओं को, दोनों मध्य भुजा को मिलाकर, तो यहाँ पर टोटल कितना बनता है, 16। तो ऐसा ही डायग्राम यहाँ पर भी बनाएंगे। यहाँ तक क्लियर। अब इसमें और क्या क्या जुड़ेगा, देखिए यहाँ पर देखिए, इसके बाद ये वाला डायग्राम को ये वाला डायग्राम 1 2 और बड़ा वाला मिला के 3। ठीक, सेम डायग्राम इधर भी है, तो +3 और हो जाएगा। ये वाला देखिए, ये ऐसा, ये यहाँ तक क्लियर। उसके बाद ये देखिए, ये दोनों को मिलाकर कुछ ऐसा, तो +3 और होगा। इधर भी सेम डायग्राम है ऐसा, तो +3 और होगा। यहाँ पर हो क्लियर। अब उसके बाद ध्यान समझिएगा एक एक चीजें। अब देखिए इन दोनों डायग्राम को मिलाकर कोई त्रिभुज बन रहा है क्या, जी बिल्कुल बन रहा है। ये ऐसा बड़ा वाला त्रिभुज, ये देखिए बड़ा वाला,
और ऐसा ये बड़ा वाला। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए इस बड़े वाले में बीच में भी क्या है, एक रेखा है। हमने छोटे छोटे को गिना था, ये बड़े वाले को मिलाकर नहीं गिना था। तो 1 2 और ये बड़ा वाला 3, तो +3 और हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम डायग्राम है, तो +3 और ऐड हो जाएगा। चलिए गिनते हैं इसको, अभी कितना हो गया। 16 16 3 6 9 12 15 और ये हो जाएगा आपका 18। 16 और 18 आपके कितने हो गए अभी तक? ध्यान समझिएगा, कुछ और अभी देखना बाकी है। अभी तक कितने हो गए? 16 और 18, 8 6 14 की 4, ये हो जाएगा 34। कितना हुआ अभी तक? 34। अब देखिए इन दोनों डायग्राम को या इन दोनों डायग्राम को मिलाकर कोई और बड़ा त्रिभुज बन रहा है क्या? जी बिल्कुल बन रहा है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से, ठीक, वैसे यहाँ से ऐसा बड़ा सा त्रिभुज बन रहा है। तो कितने त्रिभुज और बने? 2 त्रिभुज और बने। तो 34 + 2 कितना हो जाएगा? 36। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये 32 था ना ऑप्शन में। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि आपको कितने, आपके 36 जो है वो आपको त्रिभुज नजर आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को समझते हैं। समय बहुत कम है और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं। आइए अगले क्वेश्चंस को समझिए। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा, दिशा ज्ञान से संबंधित है क्वेश्चन। दी गई सूचना का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई 9 बिंदु हैं। कितने बिंदु? 9 बिंदु हैं। आपको प्रश्न में लिखा है कि सी बी से 2 किलोमीटर पूर्व है। तो देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण के लिए मैं एक सिंबल बना देता हूँ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ये इसी के अनुसार आपको घूमना है। प्रश्न ने कहा है सी बी से 2 किलोमीटर, जहां से बोलेगा वहीं से हमको घूमना होगा। सी बी से, तो यहाँ पर बी है, उससे सी कितने किलोमीटर? सी जो है वो 2 किलोमीटर क्या है, पूर्व में है, 2 किलोमीटर। किलोमीटर पूछ सकता है, इसीलिए हमने इसको अभी इसका किलोमीटर भी लिख रखा है। ए बी से, इससे बी से 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ए, तो ए उत्तर की ओर है, अर्थात ये देखिए बी यहाँ पर है तो उत्तर ऊपर जाएगा ना। कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर उत्तर की ओर है। आगे प्रश्न ने लिखा और एच ए से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है और एच ए से दक्षिण, ए से नीचे आएगा कितना किलोमीटर? 2 किलोमीटर। तो बी को क्रॉस करते हुए आएगा एच, क्योंकि 2 किलोमीटर बोला है। यहां से यहां तक की दूरी 2, तो यहां से यहां तक 1 है, तो यहां से यहां तक 1 और होगा, तभी तो दोनों मिलाकर ए और एच के बीच की दूरी 2 किलोमीटर होगी। बात समझ में आई? आगे लिखता है जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है। जी एच से 1 किलोमीटर पश्चिम में है, तो यहां पर आएगा जी। कौन आएगा? जी, जो कि 1 किलोमीटर पश्चिम में होगा। किससे? एच से। आगे कितना किलोमीटर? 1 किलोमीटर ना, 1 किलोमीटर क्यों देते हैं। आगे लिखता है जबकि डी जी से 3 किलोमीटर पूर्व है। जबकि जी, समझिएगा, जबकि डी फॉर डॉग, ठीक है, जी से 3 किलोमीटर पूर्व है। जी से पूर्व कौन? डी, 3 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ये हो गया और 2 किलोमीटर इधर और आगे आएगा कौन? डी, 2 किलोमीटर। जी से डी कितने किलोमीटर पूर्व है? 3 किलोमीटर पूर्व है। ठीक है, आगे प्रश्न ने लिखा और एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर में है और एफ जी से कितने किलोमीटर उत्तर? 2 किलोमीटर उत्तर में है। कौन? एफ जी से 2 किलोमीटर उत्तर, तो जी से 2 किलोमीटर उत्तर कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा 2 किलोमीटर। इसको 2 किलोमीटर बता रहे हैं ना अपन, ठीक है, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं 2 किलोमीटर के अनुसार, ये लीजिए। ठीक, आगे प्रश्न में लिखा आई बी और सी के मध्य में है। आई बी और सी के मध्य में है। बी और सी कहाँ है? बी और सी के बीच में कौन है? आई है, अर्थात 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर। ठीक, आगे लिखता है जबकि ई एच और डी के मध्य में है। ई एच और डी के मध्य में कौन है? ई है। ई हो गया यहाँ पर, ये हो गया 1 किलोमीटर, ये हो गया 1 किलोमीटर। अब प्रश्न क्या बोलता है, देखिए ध्यान से समझिए। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? ये हो गया पूरा डायग्राम। पहला क्वेश्चन बोलता है ई और आई के मध्य की दूरी क्या होगी? ई और आई के मध्य जो दूरी होगी वो यही वाला दूरी होगा, ठीक है ना।
ई और आई के मध्य ये वाला दूरी होगा, ठीक है ना, यही तो ई था ना और ये आई था ऊपर वाला। तो यहां से यहां तक की दूरी देखिए कितना किलोमीटर, ये वाला 1 किलोमीटर है, तो ये वाला भी कितना किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा। क्या ऑप्शन में 1 किलोमीटर है? नहीं, 3, 2, 5 दिया था, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आएगा पहला का, ठीक है। इसमें ऑप्शन 1 किलोमीटर अगर रहता तो 1 किलोमीटर टिक करते हैं, ठीक। आगे बोला है ई और एफ के मध्य की दूरी क्या होगी, ई और एफ, ई और एफ, एफ कहाँ है ये, ई और एफ की मध्य की दूरी क्या होगी। तो चलिए ई और एफ के मध्य दूरी खोजते हैं। तो ये वाला लाइन खिंचाएगा, ये वाला ऐसे, ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से यहां तक ये है 2 किलोमीटर, जो 1 किलोमीटर इधर 1 किलोमीटर इधर, यहां से यहां तक है ये 2 किलोमीटर। तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगेगा यहां से यहां तक फाइंड आउट करने में। तो 2 किलोमीटर यहाँ, 2 किलोमीटर यहाँ, तो ई और एफ, सेकंड नंबर क्वेश्चन में ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू जी एफ का स्क्वायर प्लस जी ई का स्क्वायर, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम लग गया। कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो ई एफ स्क्वायर इक्वल टू जी एफ की दूरी 2 और जी ई की दूरी भी 2, तो 2 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 8। ई एफ का स्क्वायर इक्वल टू 8, तो ई एफ इक्वल टू हो जाएगा 2√2 किलोमीटर। ये आपका फाइनल आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए 1 है, बी है 2√3 और सी है 2√2। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ये फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछेंगे तो बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चंस को समझते हैं और लाइक कमेंट शेयर जरूर करते रहिए वीडियो। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। नीचे दी गई 2 क्वेश्चन है इसमें भी, नीचे दी गई सूचना को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये है आपका सीटिंग अरेंजमेंट का, ठीक है, ध्यान समझना। 8 मित्र पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू, कौन कौन है, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। 8 को इतनी गिन लो, 2, 4, 6, 8। पहला में देखिए क्या कहता है, एक परिधि में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। एक परिधि है यहाँ पर कुछ इस प्रकार, उसमें केंद्र की ओर मुंह करके क्या है, बैठा हुआ है। समझिएगा ध्यान से ना, ये है केंद्र आपका, इसकी ओर मुंह करके सब लोग बैठे हुए हैं। कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो मैं 8 पोजीशन यहाँ पर बना देता हूँ, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 5, 6, 7, 8 पोजीशन में बिल्कुल ऐसे ही डायग्राम बनेगा, ठीक है। कौन किसके बदल में है अभी पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन। क्यों V और S के बीच बैठा है, अब आपको बैठाना किधर से ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। तो आप पहला लाइन पढ़े, पहले लाइन में किसी के बारे में बात नहीं हुआ है, इसीलिए आपको जहां से शुरू करना है कर सकते हैं, ठीक है। मैं जो पहला लाइन है वही शुरू कर रहा हूँ। Q V और S के बीच में बैठा है, यहां पर मैं Q को बैठा देता हूं, तो V और S के बीच में कुछ इस प्रकार होगा। लेकिन ध्यान से समझिए, लेकिन यहां पर उन्होंने नहीं बोला है कि V के बाएं में Q है कि S के बाएं में Q है, ये बस बोल दिया V और S के बीच में Q। तो हमने 2 ऑप्शन दोनों को जगह लगा रखे हैं, या तो V यहां होगा तो S यहां होगा, S यहां है तो V यहां होगा। बातें क्लियर हो रही, आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा, इसलिए स्लैश करके दोनों को हमने लिखा, लेकिन बीच में कौन है, Q है, ओके। आगे क्वेश्चन ने कहा W Q के बाएं तीसरे स्थान पर है। Q यहां पर बैठ गया, तो Q का बायां तीसरा, देखिए आपको बायां जाना होगा तो इधर नीचे एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, सॉरी बायां जाना होगा तो क्लॉकवाइज घूमना होगा और दायां जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घूमना होगा। प्रश्न ने कहा W Q के बाएं स्थान पर, W Q के बाएं तीसरे स्थान पर है, तो Q के बायां तीसरा, बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा, कौन है, W है। कौन बैठा है, W बैठा है। और P के दाएं दूसरे स्थान पर है, W कौन, P के दायां दूसरा और Q के बायां तीसरा, तो P के दायां दूसरा, तो ये P का दायां हो जाएगा, P का दायां पहला, P का दायां दूसरा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। अगर Q यहां पर बैठा दिए तो P और W का स्थान फिक्स हो गया। अगले लाइन को पढ़कर आगे क्वेश्चन में लिखा R P और V के बीच में बैठा है, R P और V के बीच में बैठा है। देखिए P का स्थान फिक्स है तो V का स्थान भी यहाँ पर फिक्स होगा, तभी यहाँ पर कौन आएगा, R आएगा। अगर V यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर W का स्थान फिक्स है। प्रश्न ने बोला है P और V के बीच में R, तो V यहाँ होगा फिक्स, ये क्लियर हो गया।
ये मिट जाएगा, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। ठीक, P और V के बीच में बैठा है R, इन्होंने बोला, देखिए आपको आगे पढ़ते हैं, R P और V के बीच में बैठा है, R P और V के बीच में बैठ गया। आगे क्वेश्चन ने लिखा Q और T एक दूसरे के विपरीत नहीं बैठे हैं, Q और T एक दूसरे के विपरीत में नहीं बैठे हैं। जी बिल्कुल, देखिए Q और T, Q यहाँ पर है तो यहाँ पर T को हम नहीं बैठा सकते, क्योंकि प्रश्न ने कहा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है कि Q के सामने T नहीं बैठेगा, तो यहाँ पर T बैठेगा क्योंकि दो ही स्थान का है। अब देखिए सभी समस्त नामों में से बच कौन गया, तो V Q S T W P R, तो यहाँ पर बच गया आपका कौन, आपका बच गया U। कौन बच गया, U बच गया, तो U Q के सामने बैठेगा। अब पहला क्वेश्चन क्या करता है, आइए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में कहा है कि S के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है, S का बायां तीसरा, S यहाँ पर है, S का बायां तीसरा, बायां मतलब मैंने बताया क्लॉकवाइज, तो S का बायां तीसरा, बायां पहला, बायां दूसरा, बायां तीसरा कौन है, U है। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा A। अब अगर ऑप्शन देखेंगे पहला क्वेश्चन का, तो ऑप्शन A U रहेगा पहला क्वेश्चन का आंसर। क्या था क्वेश्चन, S का बायां तीसरा स्थान, S का बायां तीसरा U। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, आइए समझिए। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं है को बताना है। पहला कथन सुनिएगा ध्यान से, S और P एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, S और P एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं, जी हाँ सही है। R S के दाईं ओर तीसरा बैठा है, R S के दाईं ओर, S के दाया पहला, दाया दूसरा, दाया तीसरा, दाया तीसरा बैठा है, ये भी सही है। जो गलत है उनको निकालना है, ठीक है। T U और S के बीच में बैठा है, T U और S नहीं, T W और S के बीच में बैठा है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर C इसका आंसर आएगा। अर्थात T S और W के बीच में बैठा है, ना कि S और U के बीच में बैठा है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर C, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कल वाला जो डायग्राम था वो, आई होप आपको मजा आ रहा होगा वीडियो देखने में। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिए और बने रहिए पूरा अंत तक, सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का, ये क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। हमने निर्देश पहले लिख लिए ताकि समय कम लगे, आपको समझने में आसानी हो जाएगी, है ना। तो देखिए आपको 8 रंग दिए गए, हरा, नीला, गुलाबी, काला, नारंगी, पीले, सफेद और लाल रंग, 8 रंग दिए गए, इनका अरेंजमेंट बताया गया है, ठीक है। पहला लाइन में लिखा गया है कि गुलाबी और लाल के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर बोलता है कि लाल और हरा के बीच में 2 है, नारंगी और हरे के बीच में 3 है, नारंगी और नीले के बीच में 2 है, नीला और काला के बीच में 1 है, काला रंग नारंगी के ना तो ऊपर है और ना ही नीचे है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा सफेद और पीला के बीच में 2 रंग है, और 8वां नंबर लास्ट में कहा कि लाल रंग के ऊपर सफेद है लेकिन सबसे ऊपर वो नहीं है। ये 8 लाइन आपको दिया गया है। देखिए प्रश्न ने कहा गुलाबी और लाल के बीच में 4, तो हमने इसमें स्लैश करके अलग टाइप का भी लिखा है। देखिए यहाँ पर लाल हो सकता है तो यहाँ पर गुलाबी होगा, उन्होंने ये नहीं कहा गुलाबी ऊपर होगा लाल नीचे होगा, या लाल ऊपर होगा गुलाबी नीचे होगा। क्लियर हो रही बातें, ठीक है। तो अपने को क्या करना है ध्यान से समझिएगा। हम सबसे पहले देखिए किसी को भी लेकर हम बनाना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सभी सीक्वेंस को एक साथ जमाना होगा। तो सबसे पहला लाइन बोला है गुलाबी और लाल के बीच में 4, तो देखिए सबसे बड़ा गैप यहीं पे नजर आ रहा है, तो हम गुलाबी को अगर सामने रखते हैं, यहाँ पर अभी पता नहीं है, अगर इसको रखने के बाद सभी का अरेंजमेंट बराबर बैठ जाता है तो हम यहीं से आंसर देंगे। गुलाबी और लाल के बीच में 4, तो गुलाबी ऊपर है 1 2 3 4, यहाँ पर क्या रखेंगे लाल रंग को रखा जाएगा, ठीक है। गुलाबी रंग को हमने यहाँ रख दिया तो लाल रंग को यहाँ रखेंगे क्योंकि 4 स्थान का गैप है उसमें। आगे बोला है लाल और हरा के बीच में 2 स्थानों का गैप है, तो लाल गुलाबी के नीचे 1 2 3 4 स्थान का गैप है, तो ये हो जाएगा लाल के बीच में बोला है ना, तो 4 लोग बैठेंगे फिर आएगा लाल, ठीक। आगे बोला है लाल और हरा के बीच में 2 लोगों का स्थान है, तो देखिए लाल और हरा के बीच में 2 लोगों का स्थान बोलूंगा तो हरा के लिए स्थान नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा 8 लोग का हमने सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ रख दिया, तो लाल यहाँ है तो हरा कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तभी तो लाल और हरा के बीच में 2 लोगों का क्या होगा स्थान होगा। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, नारंगी और हरे के बीच में कितने 3 है, तो नारंगी यहाँ पर पता है क्या, नहीं, तो नारंगी देखिए हरा तो पता है ना, हरा और नारंगी के बीच में तो 1 2 3 आगे ऊपर स्थान नहीं है, है ना। तो आपको क्या करना है, हरा और नारंगी के बीच में 3 रखना है,
तो हरा के नीचे 1 2 3, फिर यहाँ पर क्या आएगा, नारंगी रंग आएगा। क्या रंग आएगा, नारंगी। तभी तो हरा और नारंगी के बीच में 3 स्थानों का गैप होगा। ठीक, आगे प्रश्न ने कहा है कि नीला और काला के बीच में एक है। नीला और काला किसी के साथ रिलेशन में नहीं है। गुलाबी, हरा, लाल और रंग नारंगी, ये 4 अभी हैं, उनको रिलेट करके देखते हैं कौन कौन है। ठीक है, 1 2 3 4 लाइन हमने पढ़ा। एक बार फिर समझ लीजिए, गुलाबी और लाल के बीच में 4 है, तो गुलाबी हमने यहाँ रखा, 1 2 3 4 का गैप दिया, लाल को रखा। लाल और हरा के बीच में 2 है, तो लाल यहाँ पहले से उपस्थित था, तो हमने देखा हरा यहाँ हो सकता है, क्योंकि नीचे और जाएंगे तो आपको 8 स्थान के बाद और स्थान मौजूद नहीं है। 8 स्थान पहले ही बना लिए ना हमने। ठीक है, तभी हम देख पाएंगे एक एक चीजों को। तो लाल और हरा के बीच में 2 है, हमने 2 रख दिए। आगे बोला नारंगी और हरे के बीच में 3। तो देखिए, अगर मैं हरा यहाँ रखा, नारंगी ऊपर रखना चाहूँ तो आपको 3 स्थान का गैप नहीं मिलेगा, 3 बॉक्स का गैप नहीं मिलेगा, इसीलिए हमने नीचे तरफ दिया। 1 2 और 3 स्थान, 3 बॉक्स का गैप मिलाकर नारंगी यहाँ पर बना। ठीक है, आगे बोलता है नारंगी और नीले के बीच 2 स्थानों का गैप है। तो नारंगी और नीले के बीच, देखिए नारंगी के नीचे अगर जाऊंगा तो नीले के स्थान के लिए जगह नहीं होगा, इसीलिए नारंगी और नीला आपका 2 स्थान, 1 2, तो यहाँ पर आएगा नीला। नारंगी और नीले के बीच में भी कितने स्थान हो गए, 2 स्थान हो गए। आगे बोलता है नीला और काला के बीच में 1 स्थान है। तो नीला और काला के बीच, देखो नीला और काला यहाँ पर रखना चाहूँ तो लाल तो पहले बैठा है, तो मुझे काला को कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर, यहाँ पर काला। तो नीला और काला के बीच में 1 स्थान हो गया। ठीक, आगे प्रश्न ने कहा काला नारंगी और नारंगी के ऊपर और नीचे दोनों नहीं रहेंगे, तो काला जो है वो नारंगी के ऊपर नीचे दोनों नहीं, यही सी बात है। क्लियर। आगे बोला सफेद और पीला के बीच में 2 है। देखिए सफेद और पीला के बीच में कौन है, तो यहाँ पर पीला आ सकता है, यहाँ पर सफेद आ सकता है, अगर चाहे तो यहाँ पर सफेद आ सकता है, यहाँ पर पीला आएगा, क्योंकि एक ही स्थान खाली यहाँ पर है ना। प्रश्न ने आगे लिखा लाल के ऊपर है सफेद, लाल के ऊपर है सफेद, लेकिन सबसे ऊपर नहीं है, तो लाल के ऊपर में अपने को रखना पड़ेगा सफेद को, और नीचे रखना पड़ेगा पीला को, क्योंकि सफेद और पीला के लिए एक ही स्थान मौजूद था। तो लाल के ऊपर में सफेद यहाँ पर रखेंगे और पीला सबसे नीचे होगा, क्योंकि पीला के लिए स्थान नहीं होगा अगर सफेद लाल के ऊपर होगा। यहाँ पर एक चीज डिफाइन ये भी हो रहा है कि सफेद जो है सबसे ऊपर नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर। ये हमारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रंगों का जो कॉम्बिनेशन था वो बराबर इस डायग्राम से रखा गया और बराबर स्थान पर बैठ गए। क्लियर। अब पहला क्वेश्चन क्या करता है, आइए समझाता हूँ। पहला क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि किस रंग का बॉक्स सबसे नीचे है। तो पहला क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा किस रंग का बॉक्स सबसे नीचे है, पीला रंग का बॉक्स सबसे नीचे। ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या पूछता है कि गुलाबी बक्से के परिप्रेक्ष्य में काले बक्से की स्थिति क्या होगी। गुलाबी बक्से के परिप्रेक्ष्य में काले बक्से की स्थिति ठीक नीचे होगी, ठीक नीचे। ये ऑप्शन में मिलेगा आपको, ठीक नीचे। ठीक है। आगे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है पीले और नारंगी बक्से के बीच में कितने बक्से हैं। पीला और नारंगी बक्से के बीच में कितने बक्से हैं। तो देखिए ऑप्शन में 3 2 4 दे रखा है, लेकिन ऑप्शन चौथा इनमें से कोई नहीं दे रखा है, तो आपको ऑप्शन नंबर चौथा डिनोट करना पड़ेगा, नॉन ऑफ दिस। ठीक है, कोई नहीं। ओके, इनमें से कोई नहीं रहेगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला है सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है। सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है, गुलाबी रंग का बक्सा है। चौथा नंबर सबसे ऊपर किस रंग का बक्सा है, गुलाबी रंग का बक्सा है। अगला निम्नलिखित में किस रंग का बक्सा लाल बक्से के ठीक ऊपर है। लाल बक्से के ठीक ऊपर उन्होंने पहले ही बता दिया था, कौन है, सफेद है। कौन है, सफेद होगा। ठीक, और है। चलिए ये 5 क्वेश्चन था आपका, ये पांचों का आंसर आपने आसानी से देख लिया। ठीक है, तो ऐसे बनाते हैं सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए जो आपके निर्देश हैं उनको बराबर तरीके से पढ़ेंगे। ये स्लेश का हमने इसलिए रखा है क्योंकि कौन ऊपर कौन नीचे ये नहीं मालूम था। क्लियर है, इसलिए हमें ऐसा रख सकते हैं। ठीक, ओके। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 5 क्वेश्चंस के आंसर, ये आपका क्या है, फाइनल सीटिंग अरेंजमेंट है, जिसमें से आपको आंसर देना होगा। क्लियर। अगर एक बार में समझ नहीं आया, वीडियो को दोबारा रिपीट करके आप इसको देख सकते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, और वीडियो लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए। चलिए अगले क्वेश्चंस को भी ध्यान से समझते हैं कैसा है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा। स्थिति को पढ़िए और उपलब्ध कराए गए विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ कार्रवाई का चुनाव करिए। ठीक, आपके वरिष्ठ अधिकारी ने आपको 2 दिन के लिए भीतर एक विषय पर एक प्रस्तुति देने के लिए कहा है। ठीक है। आगे बोलता है
आप आधी रात तक जगकर इसे समाप्त कर लेते हैं, फिर भी वास्तविक प्रस्तुति के दौरान आपका अधिकारी निराश हो जाता है। आगे बोलता है और आपको फटकार लगाता है, आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस वक्त। ऑप्शन ए लिखता है तुरंत जगह छोड़ देंगे। जैसे ही आपका प्रस्तुति में कुछ गड़बड़ी पाया, आपके अधिकारी ने फटकार लगाया, तो आपका प्रतिक्रिया क्या होगा। ऑप्शन ए कहता है तुरंत जगह छोड़ देंगे। ऑप्शन बी कहता है नौकरी से इस्तीफा दे देंगे। ऑप्शन सी कहता है प्रतिक्रिया करेंगे और अधिकारी पर चिल्लाएंगे, ठीक है, कि मैंने मेहनत किया और आप ऐसा कह रहे हैं कर जी। आगे बोलता है डी ऑप्शन कि फीडबैक मांगेंगे और आश्वस्त करेंगे कि आप त्रुटियों को ठीक कर सकते हैं। तो एक कनिष्ठ होने के नाते, ठीक है, एक कनिष्ठ होने के नाते आप क्या कर सकते हैं चारों में से। तो आपको सबसे पहले आपकी गलतियों को सुधार करना पड़ेगा। इन द सेंस ऑप्शन नंबर डी कहता है कि आप उससे फीडबैक मांगेंगे कि कहां पर गलतियां हुई हैं और आप उसको आश्वस्त करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से ऐसी गलती नहीं होगी, मैं इन सभी त्रुटि को सुधार सकता हूं। क्लियर हो रही बातें। तो ऑप्शन नंबर डी इसके लिए उचित आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को समझते हैं। प्रश्न बोलता है आप निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाने वाली एक परियोजना में लगे हुए हैं। निर्धारित अवधि, समय निश्चित है, एक परियोजना है उसमें लगे हुए हैं। प्रश्न ने कहा परियोजना समीक्षा बैठक के दौरान आपको ज्ञात होता है कि दलीय सदस्यों से प्राप्त सहयोग में कमी की वजह से, दलीय सदस्यों से प्राप्त सहयोग की कमी की वजह से इस परियोजना के निष्पादन में विलंबन होने की संभावना है। मतलब ये जो परियोजना है वो सदस्यों की सहयोग में कमी होने के कारण, सदस्य क्या है सहयोग नहीं दे रहे हैं, उसके कारण आपका जो प्रोजेक्ट है वो क्या है विलंबन होने वाला है, मतलब देरी होने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। होने की संभावना है बोला है ना, विलंबन होने की संभावना, ध्यान समझिएगा। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि कारणों का उल्लेख करते हुए समयावधि बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। कारणों का क्या है उल्लेख करते हुए समयावधि। प्रश्न ने स्टार्टिंग में कहा दिया था आप निर्धारित अवधि में पूर्ण की जाने वाली एक परियोजना में लगे हुए हैं, निर्धारित अवधि में, तो आप उस स्थिति को देखते हुए क्या समयावधि बढ़ाने की मांग करेंगे। जी नहीं, मुझे सुटेबल नहीं लगता। ऑप्शन नंबर बी दलीय सदस्यों को बदल देने की मांग करनी चाहिए। दलीय सदस्य को बदल देना इसका उचित कारण, उचित निष्कर्ष नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी असहयोग के कारणों की जांच पड़ताल करनी चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी असहयोग के मुद्दे पर दलीय सदस्यों को चेतावनी देनी चाहिए। देखिए सबसे पहले आपको असहयोग किस कारण हो रहा है इसके मुद्दे की आपको क्या करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए समझते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको मिलेगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा आपको मेहनत नहीं करना था, है ना। आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं। 21 और 22 के लिए निर्देश है। परिस्थितियों का अध्ययन की तरफ दिए गए विकल्पों में से किए जाने वाले कार्य को चुनिए। प्रश्न ने कहा है आप एक कंसल्टेंसी में आईटी विशेषज्ञ हैं, एक कंसल्टेंसी है उसमें आप आईटी विशेषज्ञ हैं, लेकिन आपको जो कार्य सौंपा गया है वह मानव संसाधन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मानव संसाधन से, जिसमें आप सीमित ज्ञान रखते हैं। आप तो एक आईटी विशेषज्ञ हैं लेकिन आपको मानव संसाधन में क्या किया गया है, जोड़ा गया है, जिसमें आप सीमित ज्ञान रखते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे। प्रश्न ने एक ऑप्शन में दिया है सीमित मात्रा में कार्य करेंगे तथा उसे बॉस के पास भेज देंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है सीमित मात्रा में कार्य करेंगे तथा उसे बॉस के पास भेज देंगे। क्योंकि आपको सीमित जानकारी है इसलिए आपकी सोच ऐसा हो सकता है, ऑप्शन में दिया है कि आप जितना सीमित मात्रा में कार्य करेंगे और उसे बॉस के पास भेज देंगे। ऑप्शन ए कहता है। ऑप्शन बी कहता है अपने सहकर्मियों से सहयोग लेंगे तथा सारे तौर तरीके सीख लेने के उपरांत अपने वरिष्ठ को बता देंगे कि अपने कार्य को संपादित करने में आपने एक सहयोगी की सहायता ली है। ऑप्शन सी कहता है कार्य दिए जाने के समय ही आप अपने बॉस को बता देंगे कि इस कार्य में संबंधित अनुभव आपके पास नहीं है। ऑप्शन नंबर डी अपने वरिष्ठ को लिखित ढंग से बता देंगे कि इस कार्य से आपका कोई संबंध नहीं है। तो देखिए चारों ऑप्शन में से मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अपने सहकर्मियों से, देखिए क्योंकि आपको क्या किया गया है, कार्य सौंपा जा चुका है, तो आप क्या करेंगे
अपने सहकर्मियों से सहयोग लेंगे और सारे तौर तरीके सीख लेने के बाद अपने वरिष्ठ अधिकारी को बता देंगे कि आपने कार्य को संपादित करने के लिए सहयोगी का सहायता लिया। दैट आंसर इज राइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर का आता है, आप एक कारखाना के मालिक हैं। ध्यान समझिए, एक कारखाना के आपको मालिक बना दिया गया। एक दिन कारखाने में शोरगुल होने लगी और आपको बताया गया कि 2 मजदूरों पर लोहे की एक छड़ गिर गई है। ठीक, आगे का आता है प्रश्न, वे लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं। वे लोग बुरी तरह घायल हो चुके हैं, जो 2 कर्मी हैं उन लोग, तथा उनके शरीर से खून बह रहा है। उनके शरीर से क्या हो रहा है? खून बह रहा है। सभी लोग आतंकित हैं, मतलब सब तितर बितर हो गए हैं। आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए बोलता है परिस्थिति को संभालने हेतु तो पुलिस को बुला लेना चाहिए। ऑप्शन बी कहता है मजदूरों से कहना चाहिए कि वे लोग अपने अपने काम पर ध्यान दें। ये उचित कथन, उचित निष्कर्ष नहीं होगा। ठीक है ना। सी कहता है मजदूर संघ के नेता को बुलाकर उसके साथ इस विषय में विचार विमर्श करना चाहिए। और ऑप्शन डी, घायल मजदूरों की तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर एक्सीडेंट आपका कारखाना में हो गया है तो सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप उस मजदूरों की चिकित्सा का बंदोबस्त तत्काल प्रभाव से करेंगे, अर्थात घायल मजदूरों की तत्काल चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुलिस को बुलाना वो बात का काम है। बी नंबर ऑप्शन बी बोलता है कि भाई जाहिर सी बात है कि किसी भी मजदूर का अगर एक्सीडेंट हो गया तो किसी भी मजदूर को आप उनको अपने काम में ध्यान देने के लिए नहीं भूल सकते। ऑप्शन सी भी वही कह रहा है कि मजदूर संघ के नेता को बुलाकर, ये तो बात का विषय है, मजदूर संघ के नेता को बुलाकर हम बाद में इसका विषय चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्राथमिक काम होगा कि घायल मजदूरों की तत्काल चिकित्सा की आपको बंदोबस्त करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए एक धमाकेदार क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको समझते हैं और सभी चीजों को देखिए कर ध्यान से देखते हैं, है ना, क्या कहता है क्या नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत घुमाकर क्वेश्चन किया गया है। इसमें लगभग 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसको आसानी से समझते हैं एक एक करके। चलिए देखते हैं सभी क्वेश्चंस को, जो 5 क्वेश्चन आपको एक ही प्रश्न के अंतर्गत दिया है। चलिए साथियों, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन था इस पूरे आपके एग्जाम का। ध्यान समझिएगा, एमबीए में दाखिल होने के लिए उम्मीदवार का चयन की शर्तें दिया गया है। पहला शर्त बोलता है 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम 80% के साथ 10वीं पास होनी चाहिए, किसी भी विषय में न्यूनतम 70% 12वीं पास, किसी भी विषय मतलब कला, विज्ञान या गणित या कॉमर्स जो भी। समूह चर्चा 70% हासिल, समूह में चर्चा हो रहा है, ग्रुप डिस्कशन, उसमें 70% हासिल होना चाहिए। व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60% होना चाहिए। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में कितने परसेंट होने चाहिए? लगभग आपके न्यूनतम 60% होने चाहिए। ठीक, लेकिन इसके अलावा 2 निर्देश और आपको दिए हैं। उपरोक्त 3 मतलब ये वाला, कक्षा में 12वीं में न्यूनतम 60%, लेकिन 12वीं में विज्ञान लिया है। अगर 12वीं में न्यूनतम 60% आया है लेकिन वो व्यक्ति 12वीं में विज्ञान लिया है तो उसका मामला एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाना चाहिए। उसका मामला कहाँ भेजेंगे? एमबीए के विभागीय प्रधान पर भेजना चाहिए। ऑप्शन बिल्कुल ऐसे ही तय मिलेगा। ठीक है, बी नंबर बोलता है उपरोक्त 5 मतलब ये वाला, व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60% वाले की बात करी है। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में यदि 50% हासिल किया है तो उसका मामला एडमिशन कमेटी को भेजा जाना होगा। ठीक है, चलिए आपको क्वेश्चंस दिया गया है उसको पढ़ते हैं और इसका उचित आंसर देते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन बोलता है, ध्यान से समझिएगा, एक एक चीजों को समझाने वाला हूं, समझिएगा। ठीक है, एक पहला प्रश्न है, समझिएगा। सुशांत ने 12वीं में 85% पाया विज्ञान विषय का, 10वीं में 90% पाया, पर्सनल इंटरव्यू में ग्रुप आपके व्यक्तिगत साक्षात्कार में 61% और ग्रुप डिस्कशन में 74%, लेकिन उसका डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1994। प्रश्न ने पहला कहा है कि 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष होने चाहिए। क्या 25 वर्ष है? तो देखिए सन 2000 तक 6 वर्ष हो गया और 17, 6 और 17 कितना हो जाएगा? 23 वर्ष। कितने वर्ष हो जाना चाहिए? 23 वर्ष हो गया। 17 6 23 वर्ष। तो क्या इसका चयन एमबीए में होगा? तो ऑप्शन ने लिखा है मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बोलता है उम्मीदवार को 25 चुना जाना चाहिए, 25 से कम होना चाहिए। ठीक है, 25 से कम हो रहा है, 25 से कम। ओके,
पहला 1 अगस्त 2017 को उम्र 25 वर्ष से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बोला है। क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए बोला है। तो इससे ज्यादा ना हो, मतलब उससे कम होना चाहिए। ठीक है, इसका उम्र कितना वर्ष हो रहा है, 23 वर्ष हो रहा है। तो क्या इसको चुना जाना चाहिए, ऑप्शन ए बोलता है मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष को भेजा जाना चाहिए। एमबीए का विभागाध्यक्ष में कब जाएगा, जो आपका 12वीं में न्यूनतम 60% लाया हो और विज्ञान का विषय लिया हो। 12वीं में इन्होंने 85% लाया, विज्ञान का विषय लिया, तो ये विभागाध्यक्ष में नहीं जाएगा। ऑप्शन बी बोलता है उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए। 23 साल की उम्र है, सभी क्राइटेरिया देखिए, इससे 23 साल की उम्र से कम है, 10वीं में 80% तो 90% लाया, ज्यादा लाया। ठीक है, क्योंकि न्यूनतम 80 बोला है ना, तो अधिक हो सकता है 90। पर्सनल इंटरव्यू में आपका 60% बोला है, ये 61 लाया है। समूह चर्चा में 70 बोला है, लेकिन ये 74 लाया है। ठीक है, समूह चर्चा में कितना परसेंट बोला है, 70% बोला है। ठीक है, लेकिन ये 74 लाया, बिल्कुल हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ इसके व्यवस्था के अनुसार 25 साल से कम है, तो इसका चयन हो जाना चाहिए, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका चयन हो जाना चाहिए। क्लियर है, तो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा इसका चयन हो जाना चाहिए। अगला देखते हैं, चलिए। ठीक है, सेकंड नंबर का क्या है, 12वीं में 67% आया, विज्ञान लाया 10वीं 92, पर्सनल इंटरव्यू 85, ग्रुप डिस्कशन 82% और सितंबर 12 सितंबर 1995 को इसका जन्म हुआ है। तो क्या इसका उम्र 25 साल से अधिक है, जी नहीं, इसका भी उम्र आपका 22 साल के आसपास आएगा, 22 वर्ष। ठीक है ना, उम्र आएगा, तो उम्र तो क्राइटेरिया पार कर लिया। न्यूनतम 80% के साथ 10वीं, ठीक है, पास कर लिया। किसी भी विषय में न्यूनतम 70% 12वीं, तो 70% 12वीं नहीं है, कितने परसेंट है, 67%। ध्यान समझिएगा। समूह चर्चा में 70, समूह चर्चा में 70, 82 लाया, हो गया पास। इसमें व्यक्तिगत साक्षात्कार न्यूनतम 60, 85 लाया, ये भी सब पास हो गया। ये चारों क्राइटेरिया में 12वीं में 70% लाना था, लेकिन इन्होंने नहीं ला पाया। तो देखिए, आपको दो और चीजें दी गई हैं कि कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60%, न्यूनतम ना, न्यूनतम 60% होना चाहिए, लेकिन 12वीं में विज्ञान लिया हो। अगर न्यूनतम 60 है, ठीक है, 60 से 70 के बीच में अगर है तो काम चलेगा। अगर न्यूनतम 60 है, उसका मामला, न्यूनतम 60 है, उसका मामला एमबीए के विभागीय प्रधान को भेजा जाना चाहिए। तो इसका जो मामला है एमबीए के विभागीय प्रधान के पास भेजा जाएगा। ऑप्शन में क्या कर दिया, देखो, उम्मीदवार को चुना जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं चुना जाना चाहिए, क्योंकि सभी क्राइटेरिया पास नहीं किया है। डेटा निर्णय के लिए अपर्याप्त है, बिल्कुल पर्याप्त है, तो ये ऑप्शन बी भी गलत। सी बोलता है मामले को एडमिशन कमेटी के पास, देखिए एडमिशन कमेटी कब जाएगा, जब व्यक्तिगत साक्षात्कार 50% हासिल किया हो। कितने प्रतिशत हासिल किया हो, 50% हासिल किया हो, तभी जाएगा। तो व्यक्तिगत साक्षात्कार में 35 लाया है, तो इसके पास भी नहीं जाएगा। ऑप्शन डी बोलता है मामले को एमबीए के विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, जरूर भेजा जाना चाहिए, क्योंकि 12वीं में 67% है, 70% होता तो ये चयन हो जाता, लेकिन 70% से कम है, 60 से अधिक है, 70% से कम है, तो इसका जो मामला है विभागीय अधिकारी के पास भेजा जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी में दिया गया है, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन में आपको देखिए क्या दिया है। अगला क्वेश्चन में आपको दिया गया है ऋषभ। थर्ड नंबर क्वेश्चन में ऋषभ के बारे में बात हुई है। 12वीं में कला विषय में 75, 12वीं में कितना 75 लाया है कला विषय में। ओके, आगे लिखा है 75%। ओके, आगे लिखा है 10वीं में 95% हासिल, 10वीं में 95% हासिल किया। ठीक, उसने व्यक्तिगत साक्षात्कार में 55, पर्सनल इंटरव्यू में 55% पाया है, और समूह चर्चा में 76, ग्रुप डिस्कशन में 76% पाया है। और उसका जन्म हुआ है 19 नवंबर 1993, 19 नवंबर 1993 को उसका जन्म हुआ है। तो 19 नवंबर 1993 से 1 अगस्त 2017 तक कितने साल हो रहे हैं, देखिए 19 नवंबर 1993 से 1 अगस्त तक देखा जाए तो लगभग 7 और 17 24 साल, लगभग 25 साल से कम है। तो इसका जो पहला कंडीशन है वो भी क्या हो गया, इसका डीओबी दिया था, डीओबी दिया था, क्या दिया था 19 नवंबर 1993, तो इसका डीओबी भी मतलब पहला कंडीशन पार कर लिया, 25 साल से कम है इसका उम्र। ओके, 12वीं में 70% बोला है, पास हो गया। 10वीं में 80%, 95 लाया, वो पास हो गया। पर्सनल इंटरव्यू में 55%, पर्सनल का न्यूनतम साक्षात्कार में व्यक्तिगत साक्षात्कार में न्यूनतम 60% होना चाहिए, लेकिन अगर 50 लाया है
तो उसका मामला एडमिशन कमेटी को, इन्होंने पर्सनल इंटरव्यू में कितना लाया 55%, इसीलिए इसका जो मामला है वो इसमें जाएगा। इसका जो मामला है वो मामले को एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाएगा, क्योंकि कंडीशन व्यक्तिगत साक्षात्कार का निकल रहा है। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा दिया है? ऑप्शन नंबर डी इसका भी दिया है। ठीक है, व्यक्तिगत साक्षात्कार, सॉरी, व्यक्तिगत साक्षात्कार का मामला है, इस वजह से इसका जो मामला है वो एडमिशन कमेटी को भेजा जाएगा। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन फटाफट देखते हैं भाई, समय बहुत कम है हमारे पास और समय आपके पास भी बहुत कम है। अगला नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन के ऊपर टोटल 5 क्वेश्चन था। रोशनी ने 12वीं में 69, 12वीं में कितना परसेंट? 69% लाया। कौन सा सब्जेक्ट क्लियर नहीं बताया? 10वीं में 87, 10वीं में 87, 10वीं में 87%। उसने व्यक्तिगत साक्षात्कार में 62, पर्सनल इंटरव्यू में 62 और ग्रुप डिस्कशन में 74, ग्रुप डिस्कशन में 74 लाया। जन्म हुआ 1992, 13 दिसंबर 1992, 13 दिसंबर 1992 से 13 दिसंबर 1992 से 1 अगस्त 2017 तक आपको बताया गया है ना। देखिए 12वीं में 69% आया, किसी भी विषय में न्यूनतम 70% आना चाहिए, ये कंडीशन हुआ। ठीक है, आगे बोला है 87% 10वीं में 80, ठीक है 10वीं वाला तो पास कर लिया है। पर्सनल इंटरव्यू में मिनिमम 60%, ये भी पास हो गया है। और समूह चर्चा में 70%, ये भी पास कर लिए हैं। ठीक है, ठीक, ध्यान समझिएगा। प्रश्न में डाटा का यहाँ पर है, कक्षा 12वीं में न्यूनतम 60%, लेकिन 12वीं में विज्ञान लिया हो, 12वीं में 69%, न्यूनतम 70% होता तो पास हो जाता है, लेकिन 12वीं में 69% है, मतलब विज्ञान विषय लेना अनिवार्य था। इसके मामले में विज्ञान विषय आपको दिया नहीं है, विषय के बारे में चर्चा नहीं की गई। तो कौन सा विषय लिया है इसके बारे में हम चर्चा नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर कला लिया होता, क्या लिया होता? कला लिया होता, तो इसका आंसर क्या होता? उम्मीदवार को चुना नहीं जाता। ठीक है, क्योंकि विज्ञान के बारे में ही आपको विभागीय प्रधान के पास भेजा जाना है। ठीक, लेकिन इन्होंने कोई विषय के बारे में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसका निर्णय लेने के लिए हम क्या है, पर्याप्त आंकड़े हमारे पास नहीं है। डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, डेटा निर्णय लेने के लिए अपर्याप्त है, ऑप्शन नंबर ए दिया है। देखिए ये सब विषय तो देख सकते हैं, 25 साल से कम आ रहा है इसमें भी, 8 साल, हाँ 25 साल से कम है कुछ दिन। ठीक है ना, तो 10वीं पास कर लिया, पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन, ये सभी पास हो गए हैं, लेकिन 12वीं में 69%, लेकिन विषय के बारे में चर्चा नहीं की गई, इसीलिए आंकड़ा हम यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं पा रहे हैं कि इसका चयन होगा कि नहीं होगा, या विभागीय प्रधान को देना चाहिए नहीं देना चाहिए, विषय के बारे में बात नहीं है, इसीलिए हमने ऑप्शन नंबर ए को चुना। ठीक, अगला लास्ट क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। लास्ट क्वेश्चन कहता है, शेखर ने 12वीं में वाणिज्यिक विषय में 65%, 12वीं में वाणिज्यिक कॉमर्स 65%, इसमें कॉमर्स में। ठीक है, और 10वीं में 85%, 10वीं में 85% लाया। ओके, अभी लिखता है उसने व्यक्तिगत साक्षात्कार में 65%, पर्सनल इंटरव्यू में 65% और समूह चर्चा में, ग्रुप डिस्कशन में 80% लाया। कितने परसेंट लाया? 80% आया। इसका जन्म हुआ है 29 अगस्त 1995। ये भी चयन के लिए अगर उम्र के अनुसार देखें तो चयन हो जाएगा इसका, है ना। उम्मीदवार चुना जाना चाहिए, मामले को एमबीए में के विभागाध्यक्ष के पास भेजा जाना चाहिए, मामले को एडमिशन कमेटी के पास भेजा जाना चाहिए, उम्मीदवार को चुनी नहीं जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, आपको व्यक्तिगत साक्षात्कार 50% हासिल हो तभी हम एडमिशन कमेटी के पास भेज सकते हैं। व्यक्तिगत साक्षात्कार में 65 है तो हम व्यक्तिगत कमेटी के पास नहीं भेजेंगे। दूसरा, विभागीय प्रधान के बाद कब भेज सकते हैं? जब 12वीं में वो 60% लाया हो और विज्ञान का विषय लिया हो, लेकिन 12वीं में 65 लाया है और कॉमर्स का विषय लिया है, ध्यान समझिएगा, तो हम इसको विभागीय प्रधानाध्यक्ष के पास नहीं भेज सकते। तो ये दूसरे 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। ठीक है, इसका उम्र भी क्या है आपका 25 से कम है, तो इसलिए सिलेक्शन के दायरे में उम्र के हिसाब से आएगा। क्लियर?
पर्सनल इंटरव्यू के ये भी पास कर लिया, ग्रुप डिस्कशन पास कर लिया, 10वीं पास कर लिया, लेकिन 12वीं वाला जो कंडीशन है, 12वीं वाला कंडीशन बोलता है न्यूनतम किसी भी विषय में न्यूनतम 70 होना चाहिए। अगर विज्ञान है तब की बात है, भावी प्रधानाध्यक्ष के पास जाएगा, लेकिन विज्ञान के अलावा कोई और हो तो 70% होना चाहिए। तो 70% आपका क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, इसीलिए इसका चयन नहीं हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, इसका चयन उम्मीदवार का नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर दिया जा सकता है। आई होप दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा बराबर। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो को लेकर, अगला टॉपिक को के साथ। CGPSC मेंस में अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ उसका हम सॉल्यूशन लेके आने वाले हैं। तो वीडियो में ऐसे ही बने रहिए, अपना प्यार दुलार देते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।